मुंबई भीड़, शोर और रफ्तार का शहर। लेकिन इस भीड़ के बीच एक अनजान फोन कॉल ने सबकी सांसें रोक दी। फोन की दूसरी तरफ एक ठंडी आवाज, शहर में मैंने बम लगा दिए हैं, अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो ये शहर राख हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप और अफसर राठौर हैरान, सरकार दबाव में, मीडिया चीख रही थी और पूरा शहर डर से कांप रहा था। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस अनजान आदमी का मकसद किसी की भी सोच से परे था। वो आदमी कौन था? क्यों पूरे शहर को बंधक बना लिया था उसने? और आखिर उसके निशाने पर कौन था? जवाब आपको हिला देंगे। मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ का शोर, यहाँ की भीड़, यहाँ की रफ्तार, सब कुछ मानो हर इंसान को भागने पर मजबूर करता हूँ। लेकिन इस शहर की नींव हिलाने वाली एक घटना आज भी मुंबई पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप की यादों में जिंदा है। वह अपनी मेज पर बैठा पुरानी फाइलों को देख रहा था। फाइल पर लिखा था केस 71 अननोन कॉलर। सूर्य प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, यह केस मेरे करियर का सबसे अजीब, सबसे खतरनाक और सबसे अनोखा केस था, और शायद इंसाफ की असली परिभाषा भी इसी में छुपी थी। वह साल याद करता है जब मुंबई अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में डूबी हुई थी। लोकल ट्रेनों की सीटी बज रही थी, बसें खचाखच भरी हुई थी, लोग अपने अपने सपनों को पूरा करने की जल्दी में दौड़ रहे थे। हर सिग्नल पर हॉर्न बज रहे थे, मानो शहर अपने ही शोर में खोया हुआ हो। लेकिन तभी उसी शोर को चीरती हुई पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन की घंटी बजी। ऑपरेटर ने जैसे ही रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ से एक ठंडी, गहरी और बेहद शांत आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी की धड़कन भी सुनाई दे रही हो, लेकिन डर ज़रा भी नहीं। आवाज़ ने कहा, शहर के कई इलाकों में बम लगा दिए हैं मैंने, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो पूरा मुंबई खून से भर जाएगा। ऑपरेटर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी उंगलियां कांपने लगीं। कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल रूम की सारी स्क्रीन्स और सारे लोग जैसे ठहर से गए। उसने तुरंत कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉलर इतना चालाक था कि किसी भी लोकेशन का सुराग नहीं मिल रहा था। कांपती आवाज़ में ऑपरेटर ने कहा, सर तुरंत कमिश्नर साहब को लाइन पर लाइए। फ़ोन की लाइन सीधे कमिश्नर सूर्य प्रताप के ऑफिस तक पहुंची। कमिश्नर अपनी फाइलों में डूबा हुआ था। जैसे ही रिसीवर उठा, दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज़ गूंजी। कमिश्नर ने सख्त और भारी लहजे में कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? कुछ पल खामोशी रही और फिर वही आवाज़ बिल्कुल नपी तुली, बर्फ़ जैसी ठंडी लय में बोली, मुझे 4 नाम चाहिए, 4 आतंकवादी जो इस समय तुम्हारी जेलों में बंद हैं। अगर अगले 2 घंटे में उन्हें रिहा नहीं किया गया तो समझ लो ये शहर राख हो जाएगा। कमिश्नर की आंखें नक्शे पर टिक गईं, उसकी सांसें भारी हो गईं। कमरे की हवा अचानक और भी भारी लगने लगी। उसने अपनी कुर्सी की आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया, जैसे उस अनजान आदमी की आवाज़ उसके जहन पर सीधा वार कर रही हो। फ़ोन की दूसरी तरफ आवाज़ की ठंडक और कमिश्नर की आंखों की बेचैनी, ये दोनों मिलकर ऐसे खेल की शुरुआत कर रहे थे जो पूरे शहर की धड़कनों को कैद करने वाला था। कमिश्नर सूर्य प्रताप की आंखें अचानक सख्त हो गईं। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर सामने मेज पर रखे मुंबई शहर के नक्शे को देखा। लाल और नीले पिन अलग अलग इलाकों पर गड़े हुए थे। उसकी नज़र उन पिनों पर दौड़ रही थी, जैसे सोच रहा हो कि इस कॉलर ने कौन सी नस पर हाथ रखा है। उसने गहरी सांस लेकर रिसीवर पर कहा, तुम्हें क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? फ़ोन की दूसरी तरफ एक ठंडी, धीमी और बेपरवाह हंसी सुनाई दी। आवाज़ बोली, चालू करो टीवी और देखो सांता क्रूज बस स्टैंड। कमिश्नर का दिल धक धक करने लगा। उसने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया। तुरंत टीवी ऑन किया गया। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ की लाल पट्टी चमक रही थी। एंकर की घबराई हुई आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। सांता क्रूज बस स्टैंड पर जबरदस्त धमाका, कई घायल। पुलिस मौके पर पहुंच रही है। ये आत्मघाती हमला है या कोई साजिश? कैमरे के सामने खून से लथपथ लोग भाग रहे थे। बस की खिड़कियां चकनाचूर हो चुकी थीं। जमीन पर पड़े जूतों और छातों के बीच एम्बुलेंस के सायरन पूरे कमरे की हवा चीर रहे थे। सूर्य प्रताप के हाथों से पेन छूटकर फर्श पर गिर गया। उसकी आंखें टटक गईं, जैसे उसने अपने शहर का दिल फटते हुए देख लिया हो। फ़ोन पर वही आवाज़ बिल्कुल ठंडी और नपी तुली बोली, ये तो बस ट्रेलर था, असली खेल तो अभी शुरू होगा। कमिश्नर की मुट्ठियां कस गईं। उसके चेहरे पर डर की एक हल्की परत साफ दिख रही थी। जैसे ही खबर बाहर फैली,
पूरा शहर दहशत में डूब गया। लोग भागते हुए अपने घरों और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। हर लोकल ट्रेन, हर बस स्टैंड, हर भीड़ भाड़ वाला इलाका अब शक की नज़रों से देखा जाने लगा। मीडिया चैनलों पर हाहाकार मच गया। एंकर चिल्ला रहे थे, सरकार और पुलिस क्या कर रही है, लोगों की सुरक्षा कहाँ है। मुंबई फिर से आतंक के साये में है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। कहीं कहा जा रहा था कि अगला धमाका स्टेशन पर होगा, कहीं लिखा था कि स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री का फ़ोन कमिश्नर सूर्य प्रताप तक पहुंचा। लाइन की दूसरी तरफ सख्त आदेश थे, किसी भी हाल में शहर को बचाना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कमिश्नर की कनपट्टी पर पसीना चमकने लगा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन बाहर पूरे शहर में सायरनों और चीखों का तूफान उठ चुका था। मुंबई अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, वो एक टिकिंग टाइम बम बन चुका था। कमिश्नर सूर्य प्रताप का चेहरा तनाव से कड़ा हो चुका था। उसने टेबल पर रखी घंटी दबाई, दरवाज़ा खुला और भीतर दाखिल हुआ उसका सबसे भरोसेमंद अफसर राठौर। राठौर की चाल में तेजी थी, आंखों में शक्ति और चेहरे पर वही जुनून झलक रहा था जिसके लिए पूरी फोर्स उसे जानती थी। कमिश्नर ने धीरे धीरे उसकी ओर फाइल बढ़ाई। राठौर ने फाइल खोली और नाम पढ़ते ही उसकी भौहें तन गईं। उसने गहरी सांस ली और गुस्से में बोला, सर, ये वही 4 लोग हैं, वही 4 चेहरे जिन्होंने शहर की रगों में कई बार जहर घोला है। लोकल ट्रेन्स के ब्लास्ट हों या बाज़ारों में खून खराबा, सबके पीछे यही लोग हैं। और अब अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये और कितने निर्दोषों की जान लेंगे, इसका अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की गूंज और बाहर गलियारे में भागते पुलिस वालों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सूर्य प्रताप ने अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे भीतर कोई जंग चल रही हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने भारी मन से कहा, मुझे पता है राठौर, हर शब्द सच है तुम्हारा। लेकिन उसने धीरे से अपनी उंगलियां टेबल पर रखे नक्शे पर रखी। अगर हमने उसकी शर्तें ठुकराईं तो ये पूरा शहर पल भर में तबाही में बदल जाएगा। हमारे पास समय कम है, हमें ये समझौता करना ही होगा। राठौर ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में आग थी, पर आदेश उसके लिए आखिरी शब्द था। उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, यस सर। ठीक 2 घंटे बाद जेल के लोहे के गेट के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें भी इस फैसले पर आपत्ति जता रही हैं। अंदर से भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे खुला। लोहे की जंजीरों के खड़खड़ाने की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज रही थी। चारों आतंकवादी बाहर लाए गए। उनके हाथ पीछे की ओर हथकड़ियों में जकड़े थे, पाँव में मोटी जंजीरें बंधी थी। चेहरों पर वही अहंकारी मुस्कान थी, मानो मौत से भी उन्होंने कोई समझौता कर लिया हो। उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि ठंडी जीत भरी चमक थी। उनमें से एक ने धीरे से अपने साथी से कहा, देखो, हमारे नाम का कॉफ़ी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बाहर पहले से इंतजार कर रही थी एक काली बुलेट प्रूफ गाड़ी। दरवाजे पर हथियारबंद कमांडो तैनात थे। जेल का पूरा आंगन सायरनों और वॉकी टाकी की चिल्लाहट से भरा हुआ था। आतंकवादियों को गाड़ी तक ले जाया गया। उनके कदमों की जंजीरों की खनखनाहट उस पल की नमी और बेचैनी को और गहरा कर रही थी। राठौर खुद वहाँ मौजूद था। उसकी आंखें उन आतंकवादियों पर टिकी थीं। गुस्से और लाचारी का मिला जुला तूफान उसके भीतर उमड़ रहा था, लेकिन आदेश उसके कंधों पर एक बोझ की तरह सवार था। दरवाज़ा बंद हुआ, गाड़ी का इंजन गड़गड़ाया और काफिला जेल गेट से बाहर निकल पड़ा। सन्नाटे में बस एक ही आवाज़ रह गई थी, लोहे के गेट के धीरे धीरे बंद होने की। राठौर खुद उस गाड़ी की निगरानी कर रहा था। आतंकवादी हंस रहे थे, आंखों में जीत की चमक थी। उनमें से एक बोला, देखो, हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन राठौर को अंदाज़ा नहीं था कि गाड़ी के रास्ते में कौन सा मोड़ उसकी तकदीर बदलने वाला था। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सड़क के किनारे एक ट्रक आकर रुका। गाड़ी रुक दी गई और तभी उस ट्रक से वही अनजान आदमी उतरा। चेहरे पर कोई नकाब नहीं, हाथों में बस एक रिमोट और स्टील का बैग। उसने गाड़ी की ओर देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खोलो। पुलिस वाले हड़बड़ा गए, लेकिन इससे पहले वे कुछ समझ पाते, उस आदमी ने रिमोट का बटन दबा दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और गाड़ी पलट गई। धुएं और आग के बीच चारों आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। राठौर हैरान रह गया। उसने देखा उस आदमी के चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी शांति थी। कमिश्नर सूर्य प्रताप को जब खबर मिली तो उसने तुरंत उस जगह पहुंचकर
उस आदमी से सामना किया। सूर्य प्रताप ने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो? आतंकवादी हो? एजेंट हो? आखिर खेल क्या है तुम्हारा? आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन आंसुओं से। उसने कहा, नहीं, मैं कोई आतंकवादी नहीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर शब्द जहर की तरह असर कर रहे थे। मैं वही आम आदमी हूँ जो रोज लोकल ट्रेन पकड़ता है, टैक्स देता है, अपने बच्चों के लिए दूध लाता है। लेकिन एक दिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों एक बम धमाके में चली गईं और पुलिस ने उस केस की फाइल पर बस एक मोहर लगा दी, क्लोज्ड। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। मैंने सोचा, अगर कानून आतंकवादियों को सजा नहीं दे सकता तो शायद मुझे ही कुछ करना होगा। सूर्य प्रताप सन्न रह गया। उस आदमी ने आगे कहा, मैंने बमों की धमकी दी सिर्फ इसलिए ताकि ये चारों बाहर आएं, क्योंकि जेल में बैठे बैठे ये और भी खून बहाते रहते। आज इन्हें वही अंजाम मिला है जो इन्हें मिलना चाहिए था। उसने हथियार जमीन पर फेंक दिया और धीमे स्वर में कहा, अब चाहे मुझे गिरफ्तार कर लो, चाहे गोली मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं। सूर्य प्रताप ने अपनी बंदूक उठाई, पर उसका हाथ कांप रहा था। वो जानता था कि कानून की किताबें इस आदमी को अपराधी कहेंगी, लेकिन दिल इस आदमी को इंसाफ करने वाला। राठौर गुस्से में बोला, सर ये कानून को अपने हाथ में ले रहा है, इसे गिरफ्तार करना ही होगा। सूर्य प्रताप ने राठौर की ओर देखा और फिर उस आदमी की ओर। कुछ पल खामोशी छा गई। फिर कमिश्नर ने धीरे से कहा, इस आदमी की पहचान, इसकी फाइल सब खत्म कर दो। राठौर चौंक गया। सर, कमिश्नर की आंखों में आंसू थे। कुछ इंसाफ अदालतों में नहीं, दिलों में होता है राठौर, और ये वही इंसाफ है। उसने उस आदमी को धीरे धीरे चलते हुए देखा, भीड़ में खोते हुए, जैसे वो कभी था ही नहीं। आज बरसों बाद भी जब कमिश्नर सूर्य प्रताप अपनी कुर्सी पर बैठता है तो वो केस उसकी आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। वो सोचता है, वो आदमी कौन था, कहाँ गया, किसी को नहीं पता, लेकिन उसने जो किया वो किसी अदालत के फैसले से बड़ा इंसाफ था। शहर की गलियों में आज भी उसका नाम नहीं है, पर हर बार जब कोई आतंकवादी अपने अंजाम को पहुंचता है तो लगता है कहीं ना कहीं वही आदमी अभी भी जिंदा है।